हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य की ओर हम यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये हमारा 6th क्लास का चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है हिस्ट्री का। जैसे अपने सोशल स्टडीज़ में जो हिस्ट्री है उसका 7 चैप्टर है ये। इसका नाम है राज्य से साम्राज्य। थोड़ा सा इस चैप्टर को बहुत विस्तार से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसको कम टाइम में भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी इससे बोर ना हो जाएं। और साथ साथ में ये भी हम ध्यान रखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि राज्य से साम्राज्य वाले चैप्टर में कि रोशन के रुपए, यानी यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से कोई दिया जाता है ना, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाते हैं स्टार्टिंग में ही कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, या कुछ ना कोई आपको हिंट दिया जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था उसका, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। हमने भी बस हमारे पास नोट आ जाता है, उसका हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस बच्ची ने, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, उसने ये देखा कि एक तरफ तो गांधी जी की फ़ोटो है। हमें पता है कि उन्होंने काफ़ी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सबसे बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया, लेकिन उस पर हम छोटे छोटे शेर देख पा रहे हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। ये बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया है, इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। तो आगे है कि इस अध्याय में, एक मिनट, ये ना पता नहीं पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। ये तो इसको चलो छोड़ दो। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। आप यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर ही देख सकते हैं। ये दिखने में तो फ्रेंड्स साइज से हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं, लेकिन ये पूरे 4 शेर जो है होते हैं। इसके पीछे भी एक शेर होता है। तो ये कह रहा है कि जिन शेरों के जो चित्र है हम अपने रुपयों पर, अपने पैसों पर देखते हैं, उसका इतिहास बहुत ज़्यादा लंबा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल पत्थर था जिसको काट कर बिल्कुल ऐसे बनाया गया है। आजकल के टाइम पे तो मूर्तिकार होते हैं जो कि अलग अलग तरह से मिट्टी को जोड़कर एक मूर्ति तैयार करते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे पूरे पहाड़ को, पूरे पत्थर को काट कर जो है वहाँ पर जो चीज़ें बना दिया करते थे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये जो आप देख सकते हैं शेर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इनको पत्थर को काट कर बनाया गया और बाद में उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। राज्य, तभी चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य, यानी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा राज्य से साम्राज्य के बीच में। चलिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। थोड़ा साम्राज्य के बारे में उस टाइम की जानकारी दी जा रही है कि साम्राज्य में क्या था, बहुत सारे नगर थे, यानी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके अंदर बहुत सारे शहर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे बहुत सारे नगर मौजूद थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले जो था उसका मार्ग था, ठीक है, क्योंकि जो तक्षशिला था ये वहाँ उस समय का काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय भी था, यानी कि पढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी जैसा था ये, और साथ साथ में ये एक मार्ग के रूप में भी काम करता था और इस तक्षशिला मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता था। ये वाले नोट को हम साथ में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वंश।
जब मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वंश का मतलब क्या होता है। वैसे तो अब हम इतने पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही होगा कि वंश का मतलब क्या होता है, पर यहाँ पे लिखा है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है या माना जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, क्योंकि ये हमारे गुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये हम बताए जा रहे हैं, तो ये मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने मौर्य साम्राज्य को बनाया था, मतलब उसकी नींव रखी थी। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार वहाँ का राजा बना, और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग में आपको, जैसे आप +1 +2 की बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको अभी भी पढ़ सकते हैं जाके। तो वंश का मतलब होता है कि जब एक ही परिवार का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, तो ये वंश के अनुसार राजा जो वो बनते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। देखो, नगरों की बात करिए, नगर का मतलब होता है शहर, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आपके पास मौजूद होती हैं। तो इन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि शायद इन नगरों में जो व्यापारी होते थे, जो सरकारी अधिकारी होते थे और जो शिल्पकार हुआ करते थे, वो वहाँ पर रहा करते थे। क्योंकि हम अब जब इतिहास की बात करते हैं तो हम चीज़ों को देखकर ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हमको रियलिटी नहीं पता होती कि हाँ सच में वो चीज़ वैसी थी या नहीं थी। हमारे सामने तो जो चीज़ें हैं हम उसी से अनुमान लगाते हैं कि इस तरह से होती होगी, इसलिए उन्होंने शायद वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं, और भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। ये वाली जो इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग होती है ना, इसको हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा हुआ है हम इसे ही पढ़ लेते हैं, नहीं, हमें ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग आपको मिलती है उसको ज़रूर रीड करना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं और बनते भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यानी अगर हम भारत में देखें तो भारत का जो मिडल भारत था, जिसे हम मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या होता है, बिल्कुल भारत के बीच में आने वाला राज्य है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में, जहाँ मतलब बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, तो वहाँ पर किसान रहते थे, पशुपालक भी रहा करते थे, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, पशुओं को चराने के लिए भी तो बड़े बड़े मैदान चाहिए। इसलिए कहा है इन्होंने कि साम्राज्य के बहुत बड़े जो क्षेत्र थे वहाँ पर किसान और पशुपालक जो थे वो रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अब पहले के टाइम की ही अब बात ले लें तो आजकल के टाइम पे तो हम खुद अपना खाना गैस सिलेंडर वगैरह पे बनाते हैं, लेकिन पहले जो लोग अपना खाना वगैरह खाया करते थे तो जो जंगलों से फल फूल मिला करते थे, जानवर होते थे, तो उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलते थे। हमारे आज के टाइम पे भी ऐसे ही है कि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो पहले भी ऐसे होता था। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहना करते थे। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, पूरा मानचित्र शो किया गया है और यहाँ पर हमें स्पष्ट बता दिया था कि ये जो नीचे हम अब देखने वाले मानचित्र, उसमें जो रेड मार्क किया गया है, उसका मतलब है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं वहाँ पर लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। चलिए ये देखो, यहाँ पर ये पूरा मतलब इसमें हम करें तो ये ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, पर पूरा अगर हम लोग देखें तो इतनी सारी जगह पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। और शिलालेख जो शुरुआत थी वो अशोक ने ही करी थी, और 3 प्रकार के जो शिलालेख थे वो हमें अशोक के द्वारा बनवाए गए मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा।
शिलालेख हैं और 2 का नाम मुझे भी याद नहीं हो पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। बाकी यह कि 3 प्रकार के शिलालेख जो थे वो इसने अशोक ने बनवाए थे। और मतलब आप देख सकते हैं इसमें कि कितनी जगह पर इसके शिलालेख हमें मिले हैं। और शिलालेख में क्या करवाता था ये कि अपने कोई भी आदेश होते थे या कोई भी इम्पोर्टेंट बात होती थी तो जो पत्थर होते थे या पत्थरों के जो खंभे हम जिसे बोल देते हैं, जो सीमेंट से बने होते हैं या फिर स्तंभ हम बोल देते हैं, ठीक है, तो उन पर जो है वो खुदवाया करता था। क्योंकि मतलब खुदवाया कह सकते हैं क्योंकि पत्थर पे तो उसी तरह से ही लिखा जाता है ना, तो ये आने जाने वाले जो लोग थे उस चीज़ को रीड करके उसकी इंस्ट्रक्शन को पा लिया करते थे, इसलिए वो उस तरह के शिलालेख बनवाया करता था। क्योंकि हर कोई किताबों अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, क्योंकि उस टाइम पहले ही पांडुलिपियों पे लिखा करते थे और कागज़ तो वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। उसने इस तरह से किया कि पत्थरों पर ही ऐसे शिलालेख बनवाए कि वो सालों साल तक ख़त्म नहीं हो सके, क्योंकि पत्थर इतनी जल्दी से नहीं घिसता है, इतनी जल्दी से नहीं ख़त्म होता है। चलिए आगे है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। अब देखो यहाँ से क्लियर हमें जो है वो अंतर मिल जाएगा कि राज्य जो थे वो साम्राज्य से किस प्रकार से अलग थे। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत भी होती है। यानी सीधी सी बात उन्होंने बोला है कि जो साम्राज्य होते थे वो राज्यों से बड़े होते थे, ठीक है, और फिर इन बड़े बड़े साम्राज्यों की रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत भी पड़ती थी। इसीलिए जो सम्राट हुआ करते थे, सम्राट वो होते थे जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, यानी कि सम्राट वो होते थे जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ा करती थी। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है, ये है साम्राज्य और ये है राज्य। कहने का मतलब ये है कि जो आप बड़ा घेरा देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसका जो राजा था उसको सम्राट कहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े साम्राज्य का राजा हुआ करता था। और ये क्या है, ये हमारा एक छोटा सा स्टेट है और छोटा सा स्टेट का क्या होता है, राजा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है राज्य और साम्राज्य के बीच में कि साम्राज्य बहुत बड़े बड़े आकार की हुआ करते थे और उसमें बहुत सारे शहर समा जाते थे, इतने बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। राज्य एक छोटी सी जगह कह सकते हैं या फिर एक छोटी सी जगह ही हम इसको कह सकते हैं जहाँ पर संसाधन भी सीमित ही हो सकते हैं या फिर उनकी बाउंड्री बनी होगी, लेकिन साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। साम्राज्य का प्रशासन, अब हम बात करेंगे कि साम्राज्य होते थे बहुत बड़े बड़े, तो उनका प्रशासन कैसे चलता था, यानी उसका रखरखाव करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी भाई, क्योंकि एक छोटा सा राज्य को चलाना और पूरे देश के सभी राज्यों को, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब भारत का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मैप के थ्रू बताऊँ तो हम भारत के एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जो हमारा पूरा भारत है ना, ये हमारा साम्राज्य है। पूरा भारत क्या है, ये एक साम्राज्य है, ठीक है, जिसका सम्राट कौन है, मोदी जी हैं। लेकिन अगर इसमें से मैं स्पेसिफिक एक राजस्थान की मैं बात कर लेती हूँ तो ये क्या है, ये राज्य है, इसका मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो अपने इस राज्य को चलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब उसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो पूरा भारत क्या है, एक साम्राज्य है जो कि बहुत बड़ा है, जिसको चलाने के लिए बहुत संसाधनों, बहुत सारी सेनाओं और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक स्पेसिफिक छोटे से राज्य को चलाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ये कह रहे हैं कि साम्राज्य बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उन्हें चलाने के लिए, उनका प्रशासन चलाने के लिए क्या काम किया जाता था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया कि जो मौर्य साम्राज्य था ना बहुत बड़ा था और इसीलिए इसको ढंग से चलाने के लिए उसे कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ पर ये लाइन उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि बाकी जो जगहें थी उनका प्रशासन चलाने के लिए उसने कुछ लोगों को रख दिया था वहाँ पे,
जिम्मेदारी दे दी थी कि आप इस जगह को संभालेंगे, आप इस जगह को संभालेंगे। लेकिन पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर सीधा राजा ही उसकी देखरेख करता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यानी कि जो भी राजा के आदेश को नहीं मानते थे, कर नहीं देते थे, तो उन्हें सजा मिलती थी। अब वो मौत भी हो सकती थी, या फिर किसी कारागार में डालना हो सकता था, या फिर दुगना कर लगाना भी हो सकता था। किसी भी तरह की सज़ा वो दे दिया करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। ऑफ कोर्स अब उनको एक इलाका दे दिया है कि आप इस इलाके को संभालेंगे, तो उनको सैलरी भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक मतलब जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया करते थे। ठीक है, जैसे हम पहले के ज़माने में से शॉर्ट फॉर्म में कहीं तो हम राजदूत भी कह सकते हैं। राजा का जो दूत हुआ करता था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया करता था। ठीक है, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। राजा अपने कुछ सीक्रेट जासूस भी रखता था, जो कि उन अधिकारियों की भी जांच करता था जिसको उसने काम दिया कि ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजा थोड़ी बार बार जाके चेक करता था। तो उसने कुछ अपने गुप्त जासूस भी रखे थे, उनकी भी जांच करने के लिए वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जिनको हमें बस रीड करके छोड़ देना है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। तो मतलब कोई भी अगर राजा का बेटा है तो उसे सीधा थोड़ी राजा बना देते थे, पहले उसे कोई ना कोई सूबा सौंप दिया करते थे, ताकि उसको ये सिखाया जा सके कि आप इस इलाके को संभालने की ट्रेनिंग ले लो, और जब आपकी राजा बनने की बारी आएगी तो आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसे बहुत सारे जगहें थी जहाँ पर राजा अपने जो राजकुमार थे उनको राज्यपाल के तौर पर भेज दिया करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में, भेंट मतलब गिफ्ट होता है, ठीक है, उसके रूप में मिलते थे तो उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए, ये वाली लाइन को थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था उसमें उसने ये बताया था कि भारत का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, ठीक है, जैसे ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा पश्चिम है, तो भारत का जो उत्तर पश्चिम इलाका है ना, ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और जो दक्षिण हमारा भारत का जो निचला दक्षिणी एरिया है, ठीक है, दक्षिणी एरिया है, यहाँ पर सोना और कीमती चीज़ें जो है वो कीमती पत्थर मिला करते थे। अब कीमती पत्थर की यहाँ पे बात आ रही है तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा भारत का आप मैप देखोगे तो भारत के मैप में जब आप साउथ एरिया में जाओगे तो वो पानी से मिला हुआ वो एरिया है ना, क्योंकि वो बिल्कुल पानी, उसकी जो बाउंड्री है वो महासागरों से जुड़ी हुई है। तो महासागरों में बहुत ही कीमती सोना और कीमती पत्थर जो है वो उस पानी से निकाल कर यूज़ किए जाते थे। इसीलिए कहा इन्होंने कि भारत का जो उत्तर पश्चिम एरिया था वो कंबल के लिए, लेकिन भारत का जो दक्षिणी एरिया था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पद अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु का मतलब होता है जो शहद होता है, और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। मतलब सीधी सी बात है कि जंगल में भी लोग रह रहे हैं तो फ्रीडम तो थी उनको, उनके ऊपर कोई ज़्यादा भी चीज़ें नहीं थी, बट उनसे ये बोला जाता था कि आपको जो है वो जो मौर्य साम्राज्य है उसको हाथी देने होंगे, क्योंकि जंगल में रहते थे तो जंगल में बतेरे हाथी उन्होंने पाल रखे होते हैं, तो उनको बोला गया था कि आप हाथी भी देंगे, कीमती लकड़ी भी देंगे, आप जो मधु है, जो शहद है और जो मोम है, ऐसी चीज़ें आप लाकर उनको प्रोवाइड करेंगे।
अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये लाइन पढ़ी थी कि उनको नजराना, संसाधन जो थे उनको नजराने के रूप में दिया करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो क्या किया है बुक में, नजराने का मीनिंग भी बता दिया है। कई बार नहीं पता चलता ना नजराना का मतलब क्या होता है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दिया करते थे। मतलब अगर सीधी सी बात करें तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि मान लो राजा का जन्मदिन है और उसने अपनी प्रजा को भी बुलाया हुआ है, तो वहाँ पर जो लोग अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ लेके आते थे तो उस चीज़ को आप नजराना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, ऐतिहासिक सीरियल देखे होंगे जहाँ पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि जैसे कोई महारानी अपनी नई जो बहू है उससे मिलने जाती थी तो बहुत सारी दासियाँ बहुत बड़ी बड़ी थालों में हीरे जवाहरात लेके आती थी और बोलती थी कि ये हम नजराना तुम्हारे लिए लेके आए हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं हम तुम्हारे लिए अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से तुम्हारे लिए ये चीज़ें लेकर आए हैं। तो आप नजराना को एक गिफ्ट बर्ड भी दे सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। फिर है राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब यहाँ पर लिखा है कि राजधानी में सम्राट, ये वाला जो लिखा है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इतना कुछ पढ़ना पड़ा था। ये मैंने ये जब बुक खरीदी थी मैंने, तो उसमें ये सारी चीज़ें मतलब ये हमारे सिलेबस में था। तो ये है कि आपको अच्छे से इसको रीड करना पड़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ से वो चीज़ उठाई गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में आपको बताया गया है। मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका नामक बुक लिखी और वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था, जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर था उसने उसको भेजा था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसके बारे में उसने लिखा है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। मतलब जो भी अब हम लाइनें पढ़ने वाले हैं वो मेगास्थनीज ने कही थी। उसने लिखा, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत यानी कि सजे धजे हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक यानी कि उसके बॉडीगार्ड, ठीक है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है। मतलब कुछ पेड़ लेके चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का मतलब होता है ट्रेंड जो तोते होते हैं, ठीक है, जो बोल भी सकते हैं, ठीक है, उस तरह के तोते उन पेड़ों पर उसका झुंड का रखा जाता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, यानी कि राजा के आसपास हथियारबंद महिलाएं भी हुआ करती थीं, यानी जो कि एक नॉर्मल स्त्री के तरह उन्होंने ड्रेसअप किया होता था, ठीक है। लगता नहीं था कि उनके पास कोई चाकू छुरा होएगा, लेकिन वो ऐसे गुप्त औजार अपने पास भी रखा करती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश ना करें। देखो भाई पहले के राजाओं को ये हर किसी राजा को डर ही होगा, क्योंकि कोई भी हमला कर देता था तो वो खाना भी बड़ी सोच समझ से खाया करते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखता था, या खास तौर पे जिसने खाना बनाया है उसी को ही सबसे पहले वो खाना चखना पड़ता था, वो भी राजा के सामने। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी कि अगर कहीं पे उन्होंने अपना कैंप लगाया है या फिर कोई बड़ा सा टेंट लगाया है तो वो कभी भी मतलब आज उस टेंट में जाके सो गया तो दूसरे दिन वो उस टेंट में जाके नहीं सोता था। इसकी वजह ये थी कि वरना लोगों को या जो भी उन्हें मारना चाहता उन्हें पता चल जाता कि हाँ ये राजा तो इसी टेंट में सोता है, तो हम सीधा इस पर हमला करेंगे। इसलिए वो कभी भी एक ही टेंट में उसने 2 रातें नहीं गुजारी, वो हमेशा टेंट में अलग अलग टेंट में जाके सोया करता था, ताकि किसी को ये खबर ना लगे कि राजा कौन से टेंट में है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद है पाटलिपुत्र पहले का नाम था, आजकल के टाइम पे वो पटना बन चुका है, बिहार की राजधानी। इसके बारे में भी इसमें लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। मतलब उस टाइम पे लिखा हुआ बताया जा रहा है, ये अभी की प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है।
अभी भी खूबसूरत होगा, मैं तो गई नहीं हूँ। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे थोड़ा बताया गया कि जो बिहार यानी कि पाटलिपुत्र है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा नगर है। यहाँ पर 570 बुर्ज हैं, 64 दरवाजे हैं और 2 या 3 मंजिला घर बने हुए हैं जो कि कच्ची मिट्टी के भी हैं और पक्की ईंटों से भी बनाए गए हैं। ठीक है, राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ है। मतलब आपने जोधा अकबर फिल्म भी देखी होगी, तो उसमें भी जोधा का जो रूम था उसमें वो दो या एक तोता होता है, उससे बात कर रही होती है और वो बाहर जाके कबूतरों को भी उड़ा रही होती है। तो यानी कि इस तरह से वो अपने महल को बनाया करते थे कि आसपास बहुत सारे जो अपने पक्षी थे उनको भी वो रखा करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है कि राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, तो मैंने आपको बता दिया वो ऐसा क्यों करते थे। अब है अशोक, एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में पढ़ना मुझे हमेशा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अशोक के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग है। आप इतिहास में देखोगे मौर्य साम्राज्य में तो बिंदुसार के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इसके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो पर्सनली मुझे लगता है वो अशोक के बारे में ही है। तो अशोक के बारे में थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने खुद भी बोल दिया है कि मौर्य वंश में 3 ही राजा हुए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार भी कह सकते हैं, बिंबिसार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद अपना अशोक आ जाता है। तो मौर्य वंश का ही सबसे प्रसिद्ध राजा था। वह ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, उन पर वो अपने आदेशों को लिखवा दिया करते थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मौजूद है। ये भाषा मतलब लैंग्वेज पूछी जा सकती है, तो याद रखना कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में इसके लिखे गए थे अभिलेख। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो था ये अशोक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद जो कि 269 ईस्वी में लड़ा गया था, तो उसके बाद से फिर अशोक ने अपना राजपाट सारा छोड़ दिया था क्योंकि उसने इतना विध्वंस देखा। वो जीत गया था लेकिन इसकी तरफ की सेना के भी इतने लोग मारे गए थे, दूसरे वाले तो सारे मारे ही गए थे, लेकिन इसकी सेना के भी बहुत ही कम बचे थे जो जिंदा थे। तो फिर उसके बाद इसने इतना खून खराबा देखा तो पहली बार इसका दिल दहला कि नहीं ये तो गलत जा रहा है, तो फिर इसने अपना राजपाट छोड़ दिया था। इसमें रीड करते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। यानी कि कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था ना कि इसने जब देखा कि सब लोग मरे पड़े हैं, पूरी लाल मिट्टी हो रखी है खून से, तो इसे युद्ध करने से ही नफरत हो गई। तृष्णा मतलब नफरत होता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो अशोक ने एक अभिलेख भी लिखवाया जिसमें उसने अपनी फीलिंग को शेयर किया और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब ये राजा बना और उसके 8 साल के बाद उसने कलिंग का युद्ध लड़ा। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। आखिर क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को मतलब किसी आज़ाद देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे तो बंदी बना लिए जाते हैं। इनमें से ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। मतलब ब्राह्मण तो कभी युद्ध में लड़ते ही नहीं हैं, श्रमण भी नहीं लड़ते हैं, लेकिन ऐसे युद्ध में सभी चपेट में आ जाते हैं। स्त्री पुरुष महिलाएं बच्चे सारे जो हैं वो इस युद्ध में शिकार बन जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से, ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, यानी कि पछतावा हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म जो था ये अशोक ने अपना लिया था
और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है धम्म। और फिर उसके बाद उसने बोला था कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, और धम्म को अपनाया इसने, और जिसमें उसने जो जनता है उसको प्यार से रहने की जो शिक्षाएं हैं वो उसने देना शुरू कर दिया। आगे भी लिखा है कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। इसने बोला कि मैं पहले राजा था तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी इंस्ट्रक्शन को लोगों से मनवाता था, लेकिन जब मैंने धम्म को अपना लिया है तो लोग मेरी बात को अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं, खुशी से स्वीकार करते हैं। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। यानी सीधी सी बात है कि अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी थी उसके बारे में भी उसने इंस्ट्रक्शन लिख दी कि मैं देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये कलिंग युद्ध लड़ा जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो क्योंकि अब वो तो मर जाता ना, उसके दादा पोती तो कहाँ है, उससे इतनी ज़्यादा बातें हो पाती, इसलिए वो अपने आगे आने वाले जो बेटा था, उसके पोते थे, उसके आगे आने वाली पीढ़ी थी, उनके लिए लिख के गया था कि ताकि वो भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, अब मैं इसमें और अच्छे से, वैसे तो मैंने बता दिया है, बाकी थोड़ा सा और अच्छे से बात करेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है छोटी सी इसमें, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। कहाँ पर है? अच्छा, ये वाली आप मूर्ति को ध्यान रखिए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट पॉलिश मतलब देखो कितनी चिकनी है, मतलब अच्छे से इसको पॉलिश किया हुआ है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। मतलब ये देखो, पत्थर को काट के स्तंभ के साथ में इसको अटैच करके यहाँ पे रखा गया है। पूरा रियलिटी में दिख रहा है कि एक बैल खड़ा है। ठीक है, मतलब इतने अच्छे से वो मूर्तियाँ बनाया करते थे, इतने अच्छे से नक्काशी वगैरह बनाया करते थे कि वो रियल में ही चीज़ वैसी ही लगती थी कि वो रियल ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अशोक का धम्म क्या था। धम्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब अशोक ने धम्म को अपनाया तो इसका मतलब ये नहीं था किसी विशेष धर्म को अपना लिया, विशेष देवता को अपना लिया, नहीं। साफ मना किया हुआ है कि अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा नहीं होती थी। कोई भी कर्मकांड का मतलब जैसे हवन करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अब महात्मा बुद्ध को तो कौन नहीं जानता, ठीक है, वो भी अपने, मतलब हमने बौद्ध धर्म को धर्म बना लिया है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा था कि बौद्ध धर्म एक धर्म है। ठीक है, वो बस लोगों में अच्छी चीज़ें ही डालना चाहते थे, अच्छी चीज़ों को वो पहुंचाना चाहते थे लोगों तक। उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं बनाया था, याद रखिएगा, ये तो हम लोगों ने ही बना दिया है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। मतलब ये थोड़ा बताया जा रहा है कि उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे अशोक के। आपने बहुत सारे ऐसे राजा देखे होंगे, जो राजा जिस भगवान को, जिस धर्म को मानता था, वो अपनी सारी प्रजा को उसी धर्म को मानने के लिए मजबूर कर देता था। अगर कोई इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है तो आप इस्लाम को ही माने। कोई हिंदू राजा था तो वो अपने ही एक स्पेसिफिक धर्म के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था। अशोक ने जब धम्म अपनाया तो उसके साम्राज्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। यानी कि जब अशोक राजा बना या उससे पहले की बात बताई जा रहा है, तो ये कह रहा है कि उसमें कहता है अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन आपस में लड़ते भी रहते थे, पशुओं की बलि भी दिया करते थे, नौकरों के साथ, दासों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे, परिवार पड़ोसी आपस में लड़ते रहते थे। तो अशोक ने जब धम्म को अपनाया तब उसने बोला कि मुझे इस समस्या का निपटारा करना है।
इसलिए उसने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा लोगों को दिया करते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते। ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े जगहों पर अपने इंस्ट्रक्शन को लिखवाया था। पहले के टाइम पे ज़रूर थोड़ा ना सारे पढ़े लिखे थे, आजकल के टाइम पे भी ऐसी है कि बहुत ही कम लोग है जो मतलब नहीं पढ़ पाते हैं। तो अशोक ने ऐसे अधिकारी भी साथ में रखे थे कि अगर कोई आता है तो वो उन्हें पढ़ के सुना दें। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी दूत भेजे गए थे। ऐसा नहीं था सिर्फ इंडिया तक कि वो सीमित रहे थे, क्योंकि पहले तो इंडिया ही नहीं था। इंडिया तो बाद में बना है, अपने बंटवारे के बाद हमने अलग अलग तरह से जगहों की चीज़, हम तो पहले हिंदुस्तान जैसा वर्ड इस्तेमाल करते थे, अब तो हम लोगों ने पूरा बंटवारा कर दिया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा था। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अशोक के बच्चों के नाम क्या थे। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्र था, और इसने भेजा था श्रीलंका, जिसे सिहिली पहले बोलते थे, सिहिली बोला करते थे। आजकल के टाइम पे तो हम श्रीलंका उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब ये है कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब उसने और भी बड़े बड़े देशों में भी अपने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए अपने अधिकारियों को भेज दिया था। और श्रीलंका में तो अपने बेटा और बेटी दोनों को भेज दिया था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह भी बनवाए। विश्राम गृह बनवाने का मतलब ये था कि इतनी दूर से कोई आ रहा है तो वहाँ पे जाके आराम कर सकता है, वो पानी वगैरह सारा प्रोवाइड किया जाता था। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी करी। उन्होंने बोलो मतलब कि चिकित्सा व्यवस्था मतलब हॉस्पिटल भी खुलवाए। उस टाइम के जो भी होते होंगे छोटी मोटी चीज़ें, तो वो भी उन्होंने करवाए थे, ताकि जानवरों का भी इलाज करवाया जा सके और मनुष्य का भी। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, चलो एक और पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कहा, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब भी तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, है ना। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक ने सीधा बोला कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है तो हम बोल देते हैं, बलि बोल देते हैं कि मैं मुर्गे की बलि दूंगा, बकरे की बलि दूंगा, या फिर मैं हवन कर दूंगा। ठीक है, इस तरह के हम काम करते हैं। जब उनके बच्चों की शादी होती है तो हम किस तरह से इतने महीनों से हम शादियों में लग जाते हैं कर्मकांड करने के लिए। बच्चों के जन्म पर, किसी का बर्थडे है, बच्चे का जन्म हुआ है, तब भी हम हवन वगैरह में बैठ जाते हैं। जब हम कोई यात्रा करते हैं तब भी भगवान का नाम लेके जाते हैं। तो अशोक ने बोला कि ये कर्मकांड किसी भी काम के नहीं है। इसके बदले अगर लोग दूसरी रीतियों को माने जो वो ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला उन्होंने बोला कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरा, बड़ों का आदर करना। तीसरा, सभी जीवों पर दया करना। और चौथा है ब्राह्मणों या जो श्रमण हैं उनको दान देना। मतलब उन्होंने बोला कि आप हवन में इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, शादियों में इतने बैंड बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि आप इससे अच्छा और क्या काम कर सकते हैं। आपके घर में कोई दास है, कोई मेड है, अब उसके साथ नौकर है, उसके साथ अच्छा व्यवहार आपको करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सारे जीव, चींटी, बड़े से बड़े जानवर, सब पे आपने दया करनी चाहिए, और जो ब्राह्मण है उनको दान देना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म की ही प्रशंसा करते फिरें कि नहीं हमारा ही धर्म अच्छा है, हमारा ही धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो धर्म है वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोला कि अपने धर्म की ज़्यादा प्रशंसा करना भी ठीक नहीं है, और दूसरों की बुराई करना भी ठीक नहीं है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं।
हाँ, यहाँ पर देखो त्र ज्ञ इस तरह से कुछ लिखा है ना। यहाँ आपको कुछ चीज़ों की कल्पना करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे लिखा है तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। ठीक है, उसके बाद तो हमारा शायद ये हमारा वही शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह। ये देखो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐसे दे रखी है जिसे हम ऐसे चुटकियों में इग्नोर कर देते हैं। यहाँ लिखा है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी। भाई पूरे चैप्टर पढ़ लिया, कहीं भी शुरुआत नहीं बताई थी। यहाँ आगे बताया है कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 यानी कि 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, ये ऐसी छोटी छोटी एनसीईआरटी को किताबें पढ़ते हैं ना, तो हर चीज़ को आपको नोटिस करना पड़ेगा, हर चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सामने बस बड़ी बड़ी लाइनों में लिखा हुआ है वही पढ़ लें। छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़नी है आपने। बाकी ये कुछ मैप हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पेपर में मैप नहीं भरना। ये कुछ आगे की बातें भी कही गई हैं। बहुत बड़ा पेज है। वीडियो भी बहुत ज़्यादा, 40 मिनट की तो वीडियो हो गई है। चलो इसको छोड़ देते हैं, बाकी मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको खुद ही रीड कर लेना। मतलब यहाँ पे आपको सिक्कों के बारे में बताया गया है ना। सिक्कों के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो थे गुप्त साम्राज्य था ना, वो सिक्कों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। उसमें सोने के सिक्के बनाए जाते थे, तो उसी के बारे में बताया गया है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा गुप्त साम्राज्य के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा, तो वहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं अगला चैप्टर भी, क्योंकि मैंने सीरीज़ चलाई हुई है, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा मुझे लगता है चैप्टर अच्छे से, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।